देखिए, आज का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। चलो इमरान ध्यान दो इधर। आज का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। क्या लिख रहा है? ए ब्रीड रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and are similar in most common characters like general appearance, features, size and configuration। बोल रहा है ब्रीड किसको कहता है? तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। किस किस तरीके से रिलेटेड है? उनका अपीयरेंस एक दूसरे की तरह है, ठीक। फीचर्स एक दूसरे से मिलता है, साइज एक दूसरे से लगभग लगभग मिलता है, और उनके अंदर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एक दूसरे से मिलता है। तो इस ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं? ब्रीड कहते हैं। इस ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं? ब्रीड कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखोगे एक पहाड़ी नस्ल का बकरा और एक देसला बकरा, ठीक। तो एक पहाड़ी नस्ल का जो बकरा है वो लंबा लंबा होता है, सब कान भी लंबा होता है, उसका शकल सूरत भी एकदम लगता है एकदम ये तोते की तरह। उसका नाम भी है तोता परी। हाँ, उस सबका नाम भी होता है। हाँ, राजस्थानी बकरा बोलते हैं, नहीं। एक वो है और एक देसला होता है, सब हम लोग के एरिया वाला। हाइट में भी कम है सब, और उस सबका खाना पीना भी अलग है लगभग लगभग। लेकिन दोनों के सिमिलरिटी अगर देखें तो दोनों का अपीयरेंस क्या है? उसका भी चार पैर से वो भी चलता है, ये भी चार पैर से, उसका भी दो कान, इसका भी दो कान। दोनों का नस्ल लगभग लगभग अपीयरेंस क्या है? लगभग लगभग सेम है। फीचर्स भी सेम है, ऐसा नहीं कि वो गोश्त खाता है, पत्ता खाता है, दोनों सेम चीज खाता है सब लगभग लगभग। साइज में थोड़ा सा डिफर पड़ता है, ठीक। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोनों का? अगर देखें तो दोनों बकरा ही नस्ल का है, दोनों बकरा ही है सब ना, तो दोनों का सेम। अब काऊ और गोट में करें तब तो डिफरेंट हो जाएगा, तो वो एक ब्रीड नहीं है। लेकिन ये जो दो अलग अलग नस्ल का बकरा है वो सेम ब्रीड का है। अंडरस्टूड? तो वही बोल रहा है ब्रीड रेफर्स करता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल का जिसका अपीयरेंस सेम हो, सिमिलर डिसेंट रिलेटेड हो, जैसे उसका कैरेक्टर सेम हो, अपीयरेंस सेम हो, फीचर सेम हो, साइज सेम हो और कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। इस ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या बोलता है? एक ब्रीड बोलता है। क्या बोलता है? ब्रीड बोलता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट आर्टिफिशियली। क्या बोल रहा है? इट कैन ऑल्सो बी। अब बोल रहा है, देखो, अब यहां ब्रीड जो बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीड है, ठीक। अब देखिए यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीड हैं, अब बोल रहा है कि अगर आपको एनिमल ब्रीडिंग कराना है, इट मीन्स व्हाट कि एनिमल ब्रीडिंग क्यों कराना है? अगर इसका ब्रीडिंग कर रहे हैं तो मीट के लिए या मिल्क के लिए, मतलब एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। अंडरस्टूड? इसी के लिए यूज करते हैं एनिमल ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग मीन्स व्हाट कि जो भी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं उनको एक दूसरे से मैटिंग कराना, और उससे जो भी प्रोजेनी निकलेगा उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। चाहे उससे रिलेटेड मिल्क के लिए, अगर काऊ है, बफलो है, अगर गॉट है तो मीट के लिए, अगर सीप है तो ऊन के लिए, जनरली। अंडरस्टूड? तो अब देखो यहां क्या बताए कि हाँ, तो ब्रीड क्या बताए? क्लोजली रिलेटेड। तो यहाँ पे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो ये दो दो बकरा बताए थे, एक पहाड़ी नस्ल का और एक देसला, ठीक। तो हाँ, इसमें क्या है, जो पहाड़ी नस्ल वाला है उसका भी बहुत सारा ब्रीड होता है। पहाड़ी नस्ल का बकरा का भी ब्रीड होता है, तुम लोग देखना, सब बोलता है ये हाइब्रिड है, मतलब कि पहाड़ी नस्ल का भी बहुत तरह तरह का बकरा है। और जो देसला वाला है उसका भी बहुत तरह का नस्ल का देसला वाला भी होता है। सब एक होता है छोटा कान वाला, देखे हो बकरी को, एक छोटा कान वाला होता है, यस और नो। और एक नॉर्मल देसला बकरी होता है। या काऊ में देख लो, एक बोला जाता है एक काऊ बहुत लंबी लंबी होती है सब, ठीक, जो ज्यादा दूध देती है सब, ठीक। हाँ, जर्सी। और एक, लेकिन उस सबका दूध उतना अच्छा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू एक काऊ जो हम लोग के एरिया में ज्यादा मिलती है, जिसका दूध कम होता है लेकिन वो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। तो ये जो दोनों काऊ है
ये दो दोनों, ये अलग, ये जो काऊ है ये ब्रीड है, क्या है ये ब्रीड हो गया, एक जर्सी का काऊ का ब्रीड और एक देसला काऊ का ब्रीड। वैसे ही एक देसला खस्सी का ब्रीड, एक वो जो लंबे लंबे कान वाला खस्सी है पहाड़ी, उसका ब्रीड। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड का खस्सी है या डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड का एनिमल है। अगर आपको कोई एनिमल ब्रीडिंग करना है, इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप मान लीजिए कोई फार्म ओपन किए हैं, ठीक, आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाना है तो आप एनिमल को अपने पास में ही रख रहे हैं, मतलब वहां से उस, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप ये काऊ का ही किए, तो आप, हम बताए थे एनिमल ब्रीडिंग में या पढ़ाए थे एनिमल हस्बेंड्री में कि हम वैसा एनिमल चूज करते हैं जो अच्छा, जिसका अच्छा नस्ल का हो। ठीक, अगर मिल्क के लिए कर रहे हैं तो सही अमाउंट में मिल्क दे और सही क्वालिटी में भी मिल्क दे, तो उसके लिए जो एनिमल है वो तो हमको अच्छा रखना पड़ेगा ना। अब हम अपना बहुत बड़ा फार्म ओपन किए हैं, बहुत बड़ा बिजनेस ओपन किए हैं, अब बहुत सारे एनिमल को रख लिए, तो हर एक एनिमल को खरीदने थोड़े जाएंगे, तो महंगा पड़ेगा। ठीक, हर एक एनिमल को खरीदना महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर मेटिंग करा लें और उससे जो बच्चा होगा वो तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में मीटिंग करेंगे तो बच्चा हमारा आराम से 3-4 एक बार में मिल जाएगा, तो खरीदने से तो वो फायदा है। ठीक, तो यहां बोल रहा है कि एनिमल ब्रीडिंग में हम वैसे एनिमल से ब्रीड कराएंगे, वैसे एनिमल के बीच में क्लोजली रिलेटेड एनिमल के बीच में मेटिंग कराएंगे, जिससे जो हमारा बच्चा मिले वो अच्छा हो, वो अच्छा हो, और हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उससे अच्छे से हमको मिल सके। तो ऐसे एनिमल के बीच में हम लोग क्या कराएंगे, मैटिंग कराएंगे। समझ में आ गया? ठीक, जैसे कि हम लोग के एरिया में जो पहाड़ी बकरा होता है सब, अगर ये प्योर पहाड़ी बकरा अगर है, बड़ा बड़ा कान वाला प्योर, तो अगर उसको हम रखेंगे, अगर सही से ना रखें, थोड़ा सा मिस्टेक ज्यादा कर दें तो वो मर जाएगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी अलग है और हम उसको वो चीज उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और लेकिन हमारा नस्ल का जो बकरा है, सॉरी हमारे जो एरिया का, उसको आप कहीं भी रख दीजिए, पत्ती दे दीजिए, वो बेचारा खुश है, वो नहीं मरेगा, खुश है। लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दीजिए, उसको सही से नहीं रखिए, देखभाल नहीं कीजिए, सही से खाना पीना नहीं दीजिए, तो वो, उसको बीमारी भी हो जाता है, बीमारी हो जाएगा, दवा कराते रहिए उसका। ठीक है, तो अब जो भी फार्म वाले थे, अब वो देख रहे हैं कि वो बकरा तो इधर लोग खरीद नहीं रहा है, क्योंकि भाई इतना देखभाल करना पड़ेगा, और देखभाल करने के बाद भी कभी कभी बड़ा होते के साथ बड़ा बड़ा मर जाता है। ठीक, लाखों रुपया खर्चा होता है उसके में, महंगा भी होता है, सब रोज का सबका खाना भी अलग होता है। तो वो नहीं उतना जिंदा रह पाएगा बेचारा, अलग ही उसका है। अब पोलर बियर को उठा के यहाँ रख दे हम, तो बोल दो बेचारा जिंदा रहेगा? यहाँ इतना गर्म है, वो बर्फ के बीच में रहने वाला है, उसका वैसा बॉडी है, यहाँ वाला बियर को उठा के रख दे ठंडा इलाका में, तो क्या होगा उसके में? तो पूरा फैट कम है। ठीक, तो वो ये तो, लेकिन हाँ, इस हमारे एरिया के लोग को क्या हुआ, मतलब जो भी प्लेन एरिया के लोग हैं इनको, लेकिन वो बकरा बहुत पसंद आता था, वैसा पालने के लिए बहुत शौक था लोगों को। तो उसके लिए जहां इंसान का शौक शुरू होता है, वहां लोगों का सोचना भी शुरू होता है कि अगर ये ऐसा लोग चाह रहा है तो ये चीज बना देना चाहिए। ठीक, हाँ, बहुत सारे चीज है। तो कोई अभी हीरो हीरोइन आपका कोई ड्रेस पहन ले, मार्केट में आ जाएगा, अभी जाएगा लोग लेने के लिए ड्रेस, ये पहना था, ये ड्रेस लेना है। एक बार याद है ईद में एक फिल्म आया था सलमान खान का, बहुत पीला पीला ड्रेस पहना था सब उस वक्त, किक था शायद, नहीं किक नहीं था यार, बॉडीगार्ड था, उसमें पीला कलर का ड्रेस पहन के गाना आया था उसका, तो मैक्सिमम लोग को देखिए तो पीला 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 उस समय चला था। ठीक, तो खैर, तो यहां देखो, तो यहां क्या किया, जो फार्म वाले थे वो क्या किए कि जो भी नेचुरल पहाड़ी बकरा था, ठीक, उसका मेटिंग कराए एक ऐसे बकरे से जिससे हम लोग को एक ऐसा बकरा मिल जाए जो थोड़ा पहाड़ी की तरह दिखता हो और हमारे एरिया में भी रह जाए। ठीक है,
जो पहाड़ी की तरफ भी दिखता हो और हमारे एरिया में भी रह जाए, तो वैसे बकरे के बीच में उन्होंने मैटिंग कराया। तो एक बकरा प्योर पहाड़ी नस्ल का था, एक थोड़ा पहाड़ी नस्ल से अलग था, ठीक है, लेकिन वो हमारे एरिया में रह सकता था। ठीक, तो देखना सब जो बकरा होता है सब ना लोग पालता है बकरा, उसमें नस्ल होता है, एक होता है एकदम प्योर तोतापरी नस्ल, ठीक, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, गुजरी नस्ल ऐसा ही कुछ बोलता है सब, वो पहाड़ी की तरह रहता है, पहाड़ी बकरा की तरह रहता है, लेकिन बड़ा चंचल होता है सब। तोतापरी सुस्त रहता है, कहीं भी खाएगा सुस्त बैठ जाएगा, कहीं भी खाएगा बैठ जाएगा। वो जो होता है सब ना, वो पूरा घर घुमा देगा सब, ठीक, वो हाइब्रिड है। तो लेकिन हाँ, वो आपके एरिया में आराम से रह जाता है सब, उसको ज्यादा ख्याल नहीं रखना है, लेकिन उस सबको ज्यादा ख्याल रखना है। तो ब्रीडिंग, अब देखो ब्रीडिंग दो तरीके, एक ब्रीडिंग है कि हमको किस टाइप का चाहिए, ये हमारा किस टाइप का हमको ऑर्गेनिज्म चाहिए, सॉरी हमको किस टाइप का एनिमल चाहिए, उसके लिए हम क्लोजली रिलेटेड में या अनरिलेटेड में ब्रीड करा दिए, मेटिंग करा दिए, ठीक। अब जब मेटिंग करा दिए, फिर से हो गया ये, रहन दो यार। अब जब मेटिंग करा दिए तो या तो नेचुरली मेटिंग कराए मेल और फीमेल के बीच में एनिमल में, या तो आर्टिफिशियली कराए। आर्टिफिशियली कैसे होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, आर्टिफिशियली हम लोग ये ब्रीडिंग कराते हैं कैसे, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया या मोएट हो गया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फीमेल के अंदर से एम्ब्रायो निकालते हैं या फीमेल को एफएसएच हार्मोन देते हैं, जिससे उसके अंदर ज्यादा, जब उसका ओस्ट्रस साइकिल, जैसे काउ में जो साइकिल चलता है उसको बोलता है ओस्ट्रस साइकिल, जैसे फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना ह्यूमन में, वैसे काउ में एक साइकिल चलता है ओस्ट्रस साइकिल। तो उसके उसमें भी है कि जनरली एक एग आता है, एक एग आता है, लेकिन हम लोग एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं काउ के अंदर, जिससे कारण उसके अंदर मल्टीपल एग आ जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाता है, मल्टीपल एग आ जाता है। तो जब मल्टीपल एग आता है तो उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं काउ के अंदर से, और फिर एक अच्छे मेल, एक अच्छा बुल, एक अच्छा मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, और वो आर्टिफिशियली हम लोग फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़े तो ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक। आर्टिफिशियली मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब में हो गया या अलग इन्वायरमेंट में हो गया, उस एग को स्पर्म से हम लोग क्या कराते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं, और जब इम्ब्रायो बनता है तो उस इम्ब्रायो बनता है, उस इम्ब्रायो को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, और नहीं तो जो फीमेल है, फीमेल एनिमल है, उसके अंदर एफएसएच हार्मोन देते हैं, उसके अंदर बहुत सारा एग बन जाता है, और फिर किसी मेल से मेटिंग करा देते हैं, तब मेल का स्पर्म कहाँ चला जाता है, उस फीमेल के अंदर चला जाता है नेचुरली। अब जब फीमेल के अंदर चला गया तो बहुत सारा इम्ब्रायो तो बहुत सारा बन गया ना, क्योंकि अंदर बहुत सारा इम्ब्रायो बनवा दिए थे एफएसएच हार्मोन से, तो उस फीमेल काउ के अंदर बहुत सारा एग बन गया। अब मेल जब मेटिंग किया तो स्पर्म मिला, बहुत सारा इम्ब्रायो बन गया उसके अंदर। अब क्या करते हैं, उस सारे इम्ब्रायो को बाहर निकालते हैं, उसमें से देखते हैं कौन डिफेक्टिव है, कौन अच्छा है, कौन सुपीरियर इम्ब्रायो है, माने कौन अच्छा दिख रहा है। जो अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है इम्ब्रायो, और जो लगता है कि जो डिफेक्टिव है तो उसको हटा देते हैं, और जो अच्छा दिखता है इम्ब्रायो, सारे चीज से पैरामीटर में अच्छा बैठता है, उसको फिर उस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमको अपना अच्छा नस्ल का जो भी हमको चाहिए वो मिल जाता है। वही है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। पहले काउ के अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन कराते हैं, फिर किसी मेल से मैटिंग करा के उसके अंदर एम्ब्रायो बनवाते हैं, फिर उस एम्ब्रायो को बाहर निकाल के उसमें टेस्ट करते हैं कौन सही है कौन नहीं, और फिर उसको फिर काउ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए यहां पर फिर ब्रीडिंग दो तरह का आया, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग आया बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। अब देखिए हम बताए थे आप लोग को जब जेनेटिक पढ़ा रहे थे तो कि क्लोज रिलेटिव में, क्लोजली रिलेटिव में अगर मैरिड होता है आप करते हैं, और एक मैरिज आप करते हैं जो आपका थोड़ा रिश्ता उनसे उतना नहीं है, मतलब दूर का रिलेटिव, आपके एंसिस्टर उनसे ज्वाइंट, जैसे मेरे दादा के भाई का बेटा बेटी है तो ये तो हमारा ही एंसिस्टर हो गया, मेरे खाला का बेटा बेटी तो हमारा ही एंसिस्टर हो गया ना, ठीक। तो मेरे फूफू का बेटा बेटी तो हमारा ही एंसिस्टर हो गया ना।
तो ये हो गया क्लोजली रिलेटिव, और एक हो गया कि जो हमारे क्लोज नहीं है, तो वो दूर के रिश्तेदार जो इनसे अलग आएंगे। तो अगर क्लोजली रिलेटिव में अगर आपका मैरिज हो रहा है तो उससे जो बेबी होगा, और जो ऐसा साइंस कहता है, और जो दूर के रिलेटिव में जो शादी हो रहा है उससे जो बेबी होगा, दोनों में वेरिएशन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? जो दूर के रिलेटिव में आप कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा नयापन भी मिलेगा, थोड़ा अलग होगा। और जो क्लोजली में है वो आप ही लोग का दिमाग पाके आएगा, ठीक है, जैसा आप लोग हैं वैसा ही वो रहेगा, ठीक है। तो ये फर्क आ जाता है, ठीक। तो सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है। इनब्रीडिंग का मतलब बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब सेम ब्रीड का एनिमल है, देसला खस्सी है, ठीक, देसला बकरा के साथ मैटिंग करा रहे हैं तो सेम वैसा ही बच्चा आ रहा है। कोई मतलब कोई नयापन नहीं, कोई नयापन नहीं मतलब इनब्रीडिंग का मतलब क्लोजली रिलेटेड एनिमल, अंडरस्टूड, सेम वेरिएशन क्लोजली रिलेटेड एनिमल। अब देखो आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है? आउटब्रीडिंग का मतलब बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड का मतलब अभी एक देखे थे, एक हम बताए, एक पहाड़ी वाला बकरा है और एक देसला है, तो उन दोनों में से जो मिलता जुलता है उसमें ब्रीडिंग करा के एक दूसरा हाइब्रिड निकाल दे हम लोग, वो हो गया आउटब्रीडिंग। वो हो गया मतलब कि आउटब्रीडिंग बोलता है कि एक दूसरे से उसका एंसिस्टर ज्वाइंट ना हो कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक, और इनब्रीडिंग बोलता है कि 4 से 6 जनरेशन वो एक दूसरे के सेम हो, मतलब कि आपके दादा है उनके बेटा से आपके बेटा से शादी हो गया, फिर उनके भी बेटा बेटी आपस में शादी हो गया, तो ये सिलसिला चला आ रहा है, जैसे कि हम लोग में चला आता है, तो ये सिलसिला चला आ रहा है, तो ये हो गया इनब्रीडिंग। क्या हो गया? इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग का मतलब कि 4-5 जनरेशन आपका उनका कोई लिंक नहीं है, तब आप ऐसे जगह पे कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या? आउटब्रीडिंग, ठीक ना। अब आउटब्रीडिंग में ये तीन है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, ये जब पढ़ेंगे तब समझा देंगे। अब इन ब्रीडिंग के बारे में पहले जान लो। इन ब्रीडिंग क्या बोल रहा है? रेफर्स टू द मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल जो 4 से 6 जनरेशन तक आपस में ही मैटिंग करते आ रहे हैं, बच्चा होते जा रहा है, वैसे एनिमल के बीच में जो मैटिंग होगा और उससे जो प्रोजेनी होगा, वो किसका एग्जांपल है? इनब्रीडिंग। वो किसका एग्जांपल है? इनब्रीडिंग, ठीक। अब आइए स्ट्रेटेजी फॉर इनब्रीडिंग। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इनब्रीडिंग? अगर आप सेम ब्रीड में ही करा रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अच्छा बच्चा मिले, ठीक। तो अगर मान लीजिए आप रिलेटिव में ही कर रहे हैं तो ऐसा से नत कर लीजिए जो कुछ करिए नहीं रहा है, ऐसा से कीजिए जो अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा टैलेंटेड है, तो भाई ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी है। अगर क्लोजली रिलेटेड भी है तो भी आप उसमें क्या देखिए? आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ सेम ब्रीड। अगर सेम ब्रीड में जब देख रहे हैं तो उसमें से जो सुपीरियर मेल है, सुपीरियर फीमेल है, देखना सब बकरा में भी, देसला में कोई देसला बकरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, कितना मिल मिल हवा होता है, ये तो बढ़िया नहीं रहा, लाख खिला रहे हैं, पतला दुबला लाख खिला लीजिए नहीं बढ़ेगा सब, ठीक। वो छोटे का छोटे रहेगा सब, एक छोटे देसले में होता है सब थोड़ा बड़ा बड़ा होता है सब। तो ये यही चीज है। तो वही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर, मतलब उसमें से जो अगर सेम ब्रीडिंग में भी आप करा रहे हैं मीटिंग, तो उसमें से भी अच्छा जो है, सुपीरियर जो लग रहा है आपको, देखने में भी खूबसूरत है और लंबा चौड़ा अच्छा है, उसके बीच में मीटिंग कराइए, ठीक। देयर आर मेटेड इन पेयर्स, और जब वो पेयर्स में ही मीटिंग करेंगे, मेल एंड फीमेल। एवेल्युएट प्रोजेनी टू आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड फीमेल। अब उससे जो बच्चा हो रहा है, जो सुपीरियर जो प्रोजेनिस हो रहे हैं, तो उस सब में 2 3 4 ऐसे बच्चे होते हैं, उसमें भी जो सबसे सुपीरियर है, जो सब, अब उस बच्चे, अब हर माँ बाप के 3-4 बच्चे, उसमें से भी होता है कि एक नालायक निकल जाए, मान लीजिए एगो थोड़ा पढ़ा लिखा निकले, होता है ना, 3-4 बच्चे एक किस्म का नहीं होते हैं, उसमें से होता है कि भाई ये अच्छा है थोड़ा। तो सेम चीज यहाँ पर, जो उससे बच्चा हुआ उसमें से भी आप इवेल्युएट कीजिए कि कौन अच्छा है, मतलब कौन सुपीरियर है उसमें से भी, ठीक। अब जैसे कैटल है, कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल एक स्पेसीज से ताल्लुक करता है जिसका नाम है बॉस टॉरस। ये एक स्पेसीज है जिसके जो कैटल का स्पेसीज है। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब है कि कॉमनली रेज फॉर
मीट विच इज कॉल्ड बीफ, मिल्क विच इज कॉल्ड डेयरी, एंड लेदर एंड लेबर। मतलब कैटल से हम लोग काम भी करवाते हैं, खेत वेत, पहले एग्रीकल्चर में खेत जोतवाने में कैटल का यूज होता था, अभी भी गांव में होता है जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंचता है। तो लेबर का काम करवाते हैं। कितना लोग देखना बैल पे ये एक शहर में भी आता जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो लेबर का काम करवाते हैं, उससे उसके चमड़ा का, लेदर का भी वर्क होता है, उससे मिल्क भी मिलता है और कितने से बीफ भी मिलता है, मतलब मीट भी। तो उसको क्या बोलते हैं? कैटल। तो कैटल में जो सुपीरियर मेल है उसको क्या है? काउ। उसको क्या बोलते हैं? काउ। बफेलो भी हो सकता है, लेकिन सुपीरियर में किसको रखा? काउ, क्योंकि काउ हर एक तरीके से सही है। कैटल में जो सुपीरियर ये है वो तो फीमेल हो गया। सुपीरियर मेल जो है वो कौन है? बुल। वो कौन है? बुल। ठीक। अब देखो, तो बोल रहा है कैटल में सुपीरियर फीमेल कौन है? काउ या बफेलो। और वो क्या करता है? प्रोड्यूस मोर मिल्क, दैट्स वाई उसको काउ और बफेलो को रखा है। क्योंकि और भी एनिमल है जिससे हम लोग को मिल्क मिलता है, यस और नो? और भी एनिमल है जिसके अंदर से हम लोग को मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, जैसे कैमल हो गया, लेकिन उसको सुपीरियर कैटल नहीं कहता है, क्योंकि उतना अमाउंट में नहीं मिलता और लोग को उतना पसंद भी नहीं है, और हर जगह अवेलेबल भी नहीं हो सकता इतना। सुपीरियर मेल में बुल हर जगह अवेलेबल है। तो बुल गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। क्यों बुल को रखा? क्योंकि बुल जो होता है वो, देखना से बुल देखने में ही एकदम तगड़ा हैवी, तो बुल जो होता है वो अगर उससे मैटिंग होता है तो जो प्रोजेनी होता है वो अच्छा होता है, सुपीरियर होता है। ठीक। तो बोल रहा है ये स्ट्रेटेजी है इनब्रीडिंग का। अगर इनब्रीडिंग आपको कराना है तो एक सुपीरियर मेल फीमेल को चूज करिए, उनके बीच में मेटिंग कराइए, उससे जो बच्चा होगा उस बच्चे में भी आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सुपीरियर है कौन नहीं है। ठीक। फिर उनका ब्रीडिंग कराइए। तो ऐसे सिलसिला चलते जाएगा, आपको अच्छा प्रोजेनी मिलते जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है? क्लोजली रिलेटेड में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो सकता है, मतलब क्या क्या है? पहला है इट इंक्रीजेज इवॉल्व्स अ प्योर लाइन। ठीक। इनब्रीडिंग अगर होता है तो हम लोग को हर एक चीज पता है उसकी। ठीक। मान लीजिए आप क्लोजली रिलेटेड में अगर आपकी मैरिज हो रही तो आपको हर एक चीज पता है, अप एंड डाउन सब कुछ पता हुआ है, वो उसका कब वो कैसा है, कैसा लोग नहीं, ये सब पता है। अगर दूसरे जगह कर रहे हैं तो फेस पे अलग है, पता नहीं घर पे आने के बाद लोग कैसा हो जाए। ठीक। या पहले लोग अच्छा से बात करता है, बाद में कैसा हो जाए, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। ठीक। ड्राम में बंद करके थोड़े कोई चला जाता है, बताइए? तो ड्राम में बंद करके चला जाए, और बहुत सारा कारण है। ठीक। तो वही चीज है कि अगर इट इंक्रीज इवॉल्व्स अ प्योर लाइन। नेक्स्ट क्या है? रेसेसिव जीन एक्सपोज इन दिस एंड एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। बोल रहा है कि जब इनब्रीडिंग क्लोज रिलेटिव में हम कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट है? जब क्लोज रिलेटेड में इनब्रीडिंग करते हैं तो जो बच्चा होता है उसमें से अगर हमको पूरा नीचे चला गया हो गया है? अच्छा चलो ठीक है, टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? रेसेसिव जीन एक्सपोज। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मैटिंग हो रहा है क्लोज रिलेटिव में, ठीक, तो उससे जो भी प्रोजेनी होंगे उसमें से हम लोग जो सुपीरियर नहीं, अगर किसी के अंदर रेसेसिव जीन एक्सपोज हो गया है तो रिसेसिव जीन कब एक्सपोज होता है? रेसेसिव जीन एक्सपोज अगर किसी के अंदर हो रहा है, इट मींस व्हाट कि वो सुपीरियर नहीं है। अगर किसी के अंदर रेसेसिव जीन एक्सपोज दिख रहा है वो सुपीरियर नहीं है। तो अगर ये इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसमें हम लोग आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसके अंदर रेसेसिव दिख रहा है तो इसको हटा दो, इसका मेटिंग आगे नहीं करना है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? सुपीरियर जीन्स कैन बी एक्युमुलेटेड बाय इनब्रीडिंग बाय एलिमिनेटेड अंडरएबल जीन्स। अब देखो, दो क्लोजली रिलेटिव में हम लोग मेटिंग कराए, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल के बीच मेटिंग कराए, उससे मान लो 4 बच्चा हुआ। अब 4 बच्चे में 2 सुपीरियर हुआ, 2 रेसेसिव, मतलब 2 अच्छा नहीं हुआ, उन दोनों को हटा दिए, 2 सुपीरियर वाले को रखे, फिर उनका मेटिंग कराए, फिर उनसे जो बच्चा हुआ उसमें से भी फिर रिसेसिव वाले को हटा दिए, सुपीरियर वाले को रखे। तो हमारे पास किसका एक्युमुलेशन होते जाएगा? सुपीरियर जीन, मतलब सुपीरियर वाले बच्चे का सुपीरियर ब्रीड हमारे पास ज्यादा होगा, और सुपीरियर ब्रीड ज्यादा है तो सुपीरियर जीन भी उनका ज्यादा होगा। तो हम लोग जब अनडिजायरेबल जीन, जो जीन नहीं चाहिए, मतलब जो बच्चा नहीं चाहिए, कमजोर लग रहा है, उसको हटाते जाएंगे और मजबूत वाले को भरते जाएंगे।
तो हमारे पास किसका एकुमुलेशन हो जाएगा, एक अच्छा सुपीरियर जीन का, मतलब एक अच्छा सुपीरियर ब्रीड का एकुमुलेशन होते जाएगा। बाय सिलेक्शन एट एवरी स्टेप प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रीड पॉपुलेशन इंक्रीज, और हर एक स्टेप पे हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, जब भी बच्चा हो रहा है उसमें से छांटते जा रहे हैं। तो ऐसे करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी है हमारे फार्म में सब अच्छे वाले रहेंगे, फिर तो हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी है तो हमारा वो और बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये सेम में कराने का ये फायदा है। नेक्स्ट क्या है, जैसे सेम में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो घर के लोग बैठ जाते हैं, चाचा है, मामा है, सब तो रिश्तेदार हैं, बैठ के सल्टा उल्टा लेता है लोग। और दूसरी जगह कर लिए तो सब कोई बोलेगा तुम ही किए थे, जाके संभाल लो, और आप संभाल नहीं पाइएगा। ठीक, तो सेम चीज है। ठीक, करना यही चाहिए कि जो सही लगे वही कीजिए। नो कमेंट प्लीज। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ जानवर का बात हो रहा है, हम तो बस थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं, पूरा इंसान से कोरिलेट मत कर दो सब, ये जानवर का ब्रीड का बात हो रहा है। Close inbreeding usually result in a reduction of fertility and productivity। बोल रहा है कि आप क्लोज में कराते जाइएगा तो किसका रिडक्शन हो जाएगा, उनके अंदर फर्टिलिटी का भी रिडक्शन हो सकता है और उनके अंदर प्रोडक्टिविटी का भी रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई नयापन आप नहीं दे रहे हैं, सेम से करा रहे हैं, सेम से कराते जा रहे हैं, वही चीज चलते आ रहा है नस्ल सेम, तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता, वो घटते चला जाता है। ठीक, और उसी को क्या बोलता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहाँ डिप्रेशन का मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि अगर सेम इंडिविजुअल में 4 से 5 6 जनरेशन टू जनरेशन उसी सेम इंडिविजुअल का कराते जा रहे हैं, तो उनके अंदर फर्टिलिटी भी लॉस हो सकता है और वो उतना प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट चाहिए आपसे वो उतना नहीं मिल जाएगा। पहले मिलता था, अब थोड़ा नहीं मिल पाएगा। ठीक, कम मिलेगा। फर्टिलिटी एंड यील्ड कैन बी रीस्टोर्ड बाय मेट। अब बोल रहा है कि इसको कैसे फिर रीस्टोर करें, अगर ये हो गया आपके फार्म में, तो बाय मेटिंग सिलेक्टेड एनिमल विथ अनरिलेटेड। अब बोल रहा है अगर ऐसा हो गया तो एक फिर मेटिंग किससे कराइए, अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल, जो उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन सेम ब्रीड का है, सॉरी सेम प्रजाति का है लेकिन ब्रीड अलग है, वो गौटी है लेकिन दूसरे ब्रीड का है। ठीक, हाँ, तो आउट ब्रीडिंग करा देंगे। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब कल हम लोग आउट ब्रीडिंग समझेंगे।